ट्रायंगल एस टी इज 8, तो भाई एस टी 8 है, टी यू इज 9, टी यू 9 है, एंड एस यू इज 12 और एस यू 12 है, ठीक है। क्यू यू इज 24, तो क्यू यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 24 है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्यू एस की लेंथ लिख ली 12, क्यू यू में से 12 घटा दिया, क्यू एस की लेंथ आ गई 12। एस आर इज 32, तो ये जो एस आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 32 है, मैंने 32 में से 8 घटा दिया, तो ये यहाँ पर हो गया 24, ठीक है, टी आर की लेंथ। एंड पी टी इज टू 27, और पी टी यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 27 है, तो मैंने यहाँ पर 18 लेंथ लिख दी पी यू की, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया, इस मैंने ब्लू मार्क कर दी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी आर, इस ट्रायंगल का एरिया जो कि मैंने एक गुलाबी मार्क कर दी। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमसे पूछा है, तो चलिए भी बता देते हैं। देखो जरा क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये है अपनी ट्रायंगल नंबर 1 और ये है अपनी ट्रायंगल नंबर 2। तो हमने ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 के एरिया का रेशियो बताना है। तो देखो हमें इनके बारे में क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। तो ट्रायंगल नंबर 1 को देखो, ट्रायंगल नंबर 1 में हमें इस साइड की लेंथ पता है 18 और इस साइड की लेंथ पता है जी, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ पता है, तो अगर आपको उनके बीच का एंगल पता हो तो एक फॉर्मूला याद है आपको, हाफ ए बी साइन थीटा, उस फॉर्मूले से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस एंगल को मान लिया है जी थीटा, क्लियर है। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ए बी यानी कि 18 इंटू 12 और 12 24, ये वाली साइड की लेंथ हो गई 24 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। इस दूसरी ट्रायंगल के अंदर हमें ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, और इनके बीच वाला एंगल अगर हमें पता लग जाए तो इस एंगल को मैंने मान लिया भाई थीटा की जगह अल्फा मान लिया मैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ए बी यानी कि 27 इंटू 24 इंटू साइन अल्फा। तो देखो हाफ से हाफ गया, 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, 9 दूनी 18, 9 30 27 से हो गया 2/3। तो 2/3 तो ठीक है, लेकिन हमें साइन थीटा और साइन अल्फा इनका रेशियो चाहिए, साइन थीटा और साइन अल्फा का। तो एक और चीज़ आपको याद है कि अगर हमारे पास, ये मैंने आपको बताई हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ये वाली चीज़, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, साइन रूल बोलते हैं इसे, तो मान लो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ है, इस साइड की लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ है बी, इस साइड की लेंथ है सी। तो अगर आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल्स पता हैं, अगर आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल्स पता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का रेशियो आप बता सकते हो। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साइन का जो रेशियो होता है वही उनकी साइड्स का रेशियो होता है, क्लियर है। यानी कि साइड ए डिवाइडेड बाई साइन ए इज इक्वल टू साइड बी डिवाइडेड बाई साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन सी। मतलब इसको मैं देसी भाषा में बताना चाहूँगा कि ट्रायंगल की साइड्स का अगर आपको रेशियो चाहिए तो उनके जो एंगल्स गिवन है ना, उनके साइन का रेशियो ले लो, वही ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो होगा, ठीक है। जिस भी एंगल का आपने साइन लिया उसके सामने वाली साइड का रेशियो बता देगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ साइन थीटा बाई साइन अल्फा चाहिए। तो अब आप एक बार इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ जो मैंने ग्रीन मार्क की है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनी है ना बीच में एस यू टी, इस ट्रायंगल की हमें तीनों साइड पता है। और यहाँ पर ये जो एंगल बना है, ये एंगल है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम तो ब्लर्ड है, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर थीटा, ये 180 माइनस थीटा है, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 180 माइनस अल्फा। तो आप साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 माइनस अल्फा इसका रेशियो इजीली निकाल सकते हो, इन दोनों साइन का रेशियो। इन दोनों एंगल्स के साइन का रेशियो क्या होगा, जो भी इनके सामने वाली लाइन जो साइड है उसका लेंथ का जो भी रेशियो होगा, तो 180 माइनस थीटा के सामने वाली साइड है 8 और बाई 180 माइनस अल्फा के सामने वाली साइड है 12, तो यही इनका रेशियो होगा। और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 180 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा। तो साइन थीटा अपन साइन अल्फा की वैल्यू है 4 दुनिया 4 12 2/3, ठीक है। और वही वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 4:9। तो जिन दो ट्रायंगल्स का रेशियो एग्जामिनर ने पूछा है वो है 4:9, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बी 0, कि पी की कौन सी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की रूट्स के क्यूब्स का सम 0 है। मान लो इस इक्वेशन की रूट को मैंने मान लिया, ए को मैंने मान लिया जी ए और ए को मैंने मान लिया बी। तो ये बोल रहा है अगर इसकी रूट्स को मैंने ए और बी मान लिया कि पी की किस वैल्यू के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 है। तो चलो ठीक है भाई, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, उसको निकालते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है, ये मैंने मान लिया। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस पी, और इस 1 को भी साइड ले आओ, -1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ए और बी इसकी रूट्स मान ली, तो भाई रूट्स का सम क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस बी सम ऑफ रूट्स वो हो जाएगा 5/2, ठीक है। और ए इंटू बी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हो जाएगा p-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और मुझे ये पता है कि ये कंडीशन ट्रू है, तो चलिए भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ए प्लस बी और ए इंटू बी की फॉर्म में है वैल्यूज, तो मुझे किसी न किसी तरह इसको ब्रेक करना है। ए प्लस बी और ए इंटू बी इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक करना है, तो वो बिल्कुल इजी सी आइडेंटिटी है। ये हो जाएगी ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ए प्लस बी की और ए इंटू बी की, सिंपल सा काम है, वहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई खास बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू 5/2 का क्यूब 125/8 माइनस 3 इंटू ए बी, तो दैट इज p-1/2, ए प्लस बी की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो नेगेटिव का सामान यहाँ पर रखा है इसको उस साइड भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये इज इक्वल टू उस साइड पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
2 × 4, 4 × 2 = 8, 5 से चला जाएगा 125 पर, तो हो गया 25। 3 को मैं इस साइड भेजूंगा तो 25/6 = p - 1। इस 1 को भी इस साइड भेज दो और ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगी p की वैल्यू। तो p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू होगी 31/6। ठीक है, तो ऑप्शंस में कहीं पर भी नहीं है, तो इट मीन्स दैट इज ऑप्शन 4, नन ऑफ दिस। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? देखो, ये 0 है, इसके इस साइड जितने भी इंटीजर होंगे वो नेगेटिव होंगे, इसके उस साइड जितने भी इंटीजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो नॉन नेगेटिव मतलब कि जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 को भी इंक्लूड करेंगे और सारे पॉजिटिव इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 0 को भी इंक्लूड करते हुए x और y की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमें इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, इंटीजर चाहिए। फ्रैक्शन में अगर आपको चाहिए तो x की कोई भी वैल्यू रख दो, y की भी कोई ना कोई तो आ ही जाएगी, फिर x की एक पॉइंट और बड़ी रख दो, फिर y की कोई ना कोई आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो जरा, वही 6x हम इस इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं छोटे वाले को उस साइड भेजता हूँ, जैसे 6x छोटे वाला उस साइड जाएगा, ऐसे करने में ईजी रहता है। ठीक है, तो 6x को मैंने उस साइड भेज दिया, देन 8 को मैंने नीचे भेज दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि मैं x की क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, x की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, हमेशा इंटीजर ही रखूंगा, और फिर मैं ये देखूंगा कि y की वैल्यू इंटीजर ही आए, ताकि ऊपर 8 का मल्टीपल हो, नीचे 8 है ना, तभी y की वैल्यू इंटीजर आएगी, तो फ्रैक्शन आएगी। और अगर ये कैंसिल आउट होता है खुद तो कैंसिल आउट भी कर दो, बढ़िया बात है। तो चलो भाई, तो y = 400/8, 8 5 40, 50 - 6/8 क्या बनेगा? 3/4x। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और मेरे को y की वैल्यू जो है वो इंटीजर में चाहिए, तो x y। अब ध्यान से देखिएगा जा, अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ जी 0, बिकॉज मैं 0 पुट कर सकता हूँ नॉन नेगेटिव, x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो एक खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 50। अब मैं सारी वैल्यूज नहीं पुट करके देखूंगा, ऐसे डरना नहीं है, कितनी वैल्यूज में पुट करूंगा, मैं सिर्फ वो वैल्यूज पुट करके देखूंगा कि x की मिनिमम वैल्यू में 0 पुट कर सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ, उसके बीच वाली सारी वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, गिन लेंगे इजीली। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू में x की 0 पुट कर सकता हूँ, y की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर आपको ये फ्रैक्शन ना चाहिए, आपको ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए ना। 50 में से अगर आप किसी भी इंटीजर को घटाओगे तो ही इंटीजर आएगा, अगर आप किसी फ्रैक्शन को घटाने लगे तो फ्रैक्शन आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल हो, मतलब x की वैल्यू सिर्फ 4 का मल्टीपल हो सकती है। x की वैल्यू 0 के बाद सिर्फ 4 हो सकती है, 1 2 3 नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है? तो चलो भाई, ये तो हमें पता है 4 का मल्टीपल होगी, लेकिन 4 के भी कितने मल्टीपल? तो देखो ये जो वैल्यू है ये इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि ये 50 से बड़ी ना हो। 50 से बड़ी हो गई तो 50 - 50 से बड़ी चीज़ यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, नॉन नेगेटिव सोल्यूशन चाहिए। तो इट मीन्स 3/4x इज लेस देन और इक्वल टू 50, या तो छोटा हो गया बराबर होएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, बराबर हो गया तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, उतना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एक बार सोल्व कर लो। तो देखो भाई, 4 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो वो हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 200/3, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 66 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो या तो 66 के बराबर हो सकती है, 66 के बराबर या उससे कम। 66 तो मैं रखूंगा नहीं, 66.66 ये तो मैं रखूंगा नहीं, 4 का मल्टीपल रखूंगा ना ताकि फ्रैक्शन में ना आए। तो 66 से छोटा 4 का मल्टीपल वो क्या हो सकता है, 64। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 64 हो सकती है। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चंस की हैबिट पड़ गई तो इतना टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हो पहली बार तो लग सकता है कि भाई टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज बनी इनकी, जैसे 0 50 4 समथिंग देन 8 समथिंग, ऐसे कितनी वैल्यूज बनी। तो देखो 4 का मल्टीपल हो गया, आपको पता है, तो ये 4 का पहला मल्टीपल है, ये 4 का दूसरा मल्टीपल है, ये जो 64 है 4 का कौन सा मल्टीपल है, 16 के 64। तो 16 वैल्यूज तो ये हो गई x की, और एक वैल्यू ये हो गई जो 0 वाली रखी थी, तो टोटल 17 वैल्यूज। तो कुल मिलाकर हम 17 सॉल्यूशन ढूंढ पाए, x और y के 17 ऐसे जोड़े बने जो हम निकाल पाए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ लिया है तो उसके ऊपर अप्लाई करना। हाउ मनी पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स एक्स वाई, अब की बार उसने पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स बोला है, यानी कि 0 भी इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन 4x + 5y = 100। तो भाई 4x + 5y = 100, मैंने क्या बोला था, मैं बड़ी वाली वैल्यू को नीचे जाने देता हूँ ताकि जल्दी आंसर निकलाए। तो -4x, ताकि अगर आप नीचे 5 को जाने दोगे तो 5 के मल्टीपल चाहिए, 4 को जाने दोगे तो 4 के मल्टीपल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे फिक्स्ड। 100 तक 4 के मल्टीपल ज़्यादा मिलेंगे, 5 के कम मिलेंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जिसके पास ये बड़े वाला नंबर है उसको यहाँ रख लेता हूँ, जनरली मैं ये करता हूँ, और बाकी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्ट करेंगे। तो y = दिस, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व हो रहा है तो 20 - 4/5x y की वैल्यू है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा भाई x और y की। अब देखो, तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू में 0 नहीं पुट करता, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला सिर्फ पॉजिटिव, तो 0 नहीं पुट कर सकते। तो सबसे पहले आप x की जो भी वैल्यू पुट करोगे वो 5 का मल्टीपल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 5, उसके बाद 10, क्योंकि यहाँ पर 5 पुट करोगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 20 है, 20 कोई खास बड़ा नहीं है। तो आप खुद भी वैल्यूज पुट करके देख सकते हो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मतलब कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। इसकी मिनिमम वैल्यू 5 रख सकते हैं, x की मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, खुद भी देख सकते हो।
अदरवाइज आप क्या करोगे कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर नहीं हो सकती, ये जो वैल्यू है ये इससे छोटी होगी, बराबर हो गई तो जीरो आ जाएगा, 20 माइनस 20 जीरो, तो जीरो तो भाई हम रख नहीं सकते, सिर्फ पॉजिटिव। तो 4/5 इंटू एक्स शुड बी लेस देन 20, 20 से छोटा ही होना चाहिए, तो एक्स शुड बी लेस देन 20 इंटू 5/4, तो 4 5 20, एक्स शुड बी लेस देन 25, एक्स जो हो 25 से कम ही हो सकता है भाई, और हमेशा 5 का मल्टीपल हो गया मैंने बताया, तो 25 से कम 5 का मल्टीपल यानी कि 20, तो 5 10 15 20 कुल मिलाकर ये 4 वैल्यू है एक्स की, और एक्स की ये कोई भी 4 वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर वाई की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगी, तो कुल मिलाकर 4 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, ठीक है। देन इन ए ट्रायंगल ABC, if AD is angle bisector of angle BC and AE is perpendicular to BC, then DAE is equal to half angle ABC minus ACB। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करना है आपने, ठीक है, ये मैं पूछना चाहता था कि इस चीज़ को प्रूव करना है, तो देखो क्या चीज़ प्रूव करनी है। ये एक थ्योरम है, ये एक आधी बार एसएससी के इक्वेशन के अंदर यूज हुआ है, ठीक है। ऐसे तो अगर आपको मैं ज्योमेट्री के थ्योरम बताऊँ तो इतने थ्योरम की भाई जिंदगी खत्म हो जाएगी, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है, तरह तरह के थ्योरम प्रूव करके चले गए हैं, मर गए हैं, तो हमें सारे थ्योरम रटने हैं नहीं, तो जो सिर्फ हमारे काम के हैं, तो ये थ्योरम भी काफ़ी रेयर यूज थ्योरम है कि कभी कभी पूछा गया, ठीक है। तो हाँ, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, मतलब काफ़ी हाईली यूज थ्योरम नहीं है, एक दो बार पूछा गया है बस। ट्रायंगल है हमारे पास ABC, तो थ्योरम ये है, पहले मैं आपको थ्योरम बता दूं उसके बाद फिर लाइक उसको प्रूव कर लेंगे। थ्योरम ये है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप यहाँ से मान लो ट्रायंगल ABC, यहाँ से आप ये एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हो, मान लो ये है जी D, ठीक है, और एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, ये सपोज ये पॉइंट है E, ये एंगल बाइसेक्टर है AE, तो ये जो एंगल बना है अपना DAE, ये वाला ये जो एंगल बना है, ये एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के डिफरेंस का आधा होता है, ठीक है। मतलब एंगल DAE जो एल्टीट्यूड मतलब कि लंब और जो एंगल बाइसेक्टर है कोण द्विभाजक, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो क्या होगा, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल B एंड एंगल C। क्लियर है, तो चलिए भाई इस चीज़ को प्रूव करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम हमें यहाँ पर करना है। तो इस एंगल को मैं क्या मान लूँगा, मैंने इस एंगल को मान लिया एंगल B, इस एंगल को मैंने मान लिया एंगल C, तो मैंने प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये B माइनस C/2 है, बस ये सिंपल सा बात है, इनके डिफरेंस का हाफ है। तो चलिए अभी कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने की। तो देखो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस B माइनस C, बिकॉज तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से B और C मैंने घटा दिया, पूरा एंगल हो जाएगा। तो अगर ये पूरा एंगल इतना है तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका हाफ हिस्सा हो जाएगा 180 माइनस B माइनस C डिवाइडेड बाई 2, ये वाला हाफ इतना हो गया और ये वाला हाफ भी इतना हो गया, ठीक है, बराबर यही वैल्यू होगी दोनों हाफ की। तो ये हो गया 180 माइनस B माइनस C, तो उसमें से ये वाला एंगल देखो, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ABD वाला, अगर ये एंगल B है, ये एंगल 90 है, तो ट्रायंगल ABD वाला एंगल मतलब कि एंगल BAD की मैं बात कर रहा हूँ, एंगल BAD हो गया 90 माइनस B, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम 180 है। तो देखो मेरे भाई, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें एंगल BAE पता है, एंगल BAE ये पूरे वाला एंगल, ये पूरा एंगल क्या है, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर जो एंगल है दोनों बराबर हैं, तो एंगल BAE जो कि है 180 माइनस B माइनस C/2, उसमें से अगर मैं घटा दूँ एंगल BAD, तो जो एंगल हमें चाहिए वो एंगल आ जाएगा। तो एंगल BAD है भाई 90 माइनस B, तो बस अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो नीचे आ जाएगा एलसीएम लेने पर 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 180, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2B, तो ये क्या आ गया देखो, 180 से 180 गया 2B माइनस B यानी कि B माइनस C/2, तो यही तो प्रूव करना था कि एंगल DAE जो है वो इन दोनों के डिफरेंस का हाफ है, B माइनस C/2, हाफ ऑफ B माइनस C, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ABCDEFGH, ठीक है, 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट है सर्कल के ऊपर, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा रखे हैं इन सेम ऑर्डर ऑन ए सर्कल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल FDH, एंगल FDH की आपने वैल्यू बतानी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे भाई आपने ड्रॉ कर लेना है, एक बार इन सारे पॉइंट्स को मिला लेना है, ये एक ऑक्टागन ड्रॉ कर लेना है, 8 पॉइंट है तो 8 साइड बनेगी, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जरा, हमने बताना है एंगल FDH ये वाला एंगल, तो इसके लिए आपको कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बेसिक्स ये नॉलेज चाहिए कि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कैसे निकलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखिए किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ये बाहर वाले जो एंगल हैं जितने भी किसी भी पॉलीगन के, सबका सम क्या होता है 360, और यहाँ पर बाहर वाले कितने एंगल है, यहाँ पर बाहर वाले 8 एंगल हैं, तो एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर एक्सटीरियर की, 800 के 32 8 5 40 45 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का सम 180 है तो 135। अब देखो हमें क्या बताना है FDH, तो ध्यान से सुनिएगा, देखो जरा यहाँ पर ये एंगल है 135 मैंने प्रूव किया है, तो अगर आप H और D को जोड़ते हो तो सिमेट्री के कारण आपको खुद भी फील हो रहा है और हम प्रूव भी कर सकते हैं, ये HD है, ये इस एंगल को तो बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो ये ऊपर एंगल क्या हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 67.5, क्लियर है, नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा 67.5। लेकिन हमने क्या बताना है, हमने मेरे भाई FDH बताना है, FDH सिर्फ ये वाला एंगल, ये पूरा नहीं बताना, तो मतलब कि इस वाले एंगल को भी घटाना पड़ेगा, तो इसके इस एंगल को निकालने के लिए कोई अलग से नॉलेज नहीं चाहिए, आपको ये पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है 135,
अभी तो निकाला ना इसका इंटीरियर एंगल 135। तो और ये रेगुलर ऑक्टागन है, इक्विडिस्टेंट थे पॉइंट, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी, दोनों इक्वल होंगी, तो एफ ई डी आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगी एफ ई डी। तो अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बनी तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होंगे। तो 180 में से 135 को घटा दो, 180 में से 135 को घटाऊंगा तो 45 बनेगा। तो 45 को आधा आधा बांट दो, ये वाला एंगल भी 22.5 22.5, ये वाला एंगल भी 22.5, तो 67.5 जो कि पूरा एंगल था। इस पूरे एंगल में से ये छोटे वाला एंगल घटा दो, ये वाला जो एंगल हमें चाहिए वो आ जाएगा। मीन 67.5 में से 22.5 घटा दो तो आंसर क्या हो जाएगा 45, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है। और ये तो बिल्कुल अपना कन्वेंशनल वे हो गया जिस वजह से आप करने के लायक होने चाहिए थे, जितना मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताया उस हिसाब से। अदरवाइज एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल इजीली हम इसको कर लेंगे उस तरीके से। देखो यहाँ पर उसने बात की है भाई एंगल एफ डी एच की, तो उसने बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया, बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया, तो आप क्या करो अगर उसने इस एंगल की बात की है तो बीच में एक एक पॉइंट छोड़कर एक बार इन पॉइंट्स को मिला लो। होगा क्या, उसने पहले 8 पॉइंट दिए थे, अगर आप एक एक पॉइंट छोड़कर मिलाओगे तो भाई सिर्फ 4 पॉइंट आ जाएंगे, एक एक पॉइंट छोड़ दिया ना, 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट। और ये कॉमन सेंस की बात है, 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट, तो एफ डी बी एच ये जो फिगर बनेगी एक स्क्वायर बनेगी। पहले रेगुलर ऑक्टागन बन रही थी, अभी एक स्क्वायर बनेगी, और किसी भी स्क्वायर के अंदर ये वाला एंगल क्या होता है 45 डिग्री। और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है एफ डी एच यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि स्क्वायर के डायगोनल को मिला दें तो ये वाला एंगल, तो ये 90 डिग्री का हाफ होगा, यानी कि कितना होगा 45 डिग्री, हैंस आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इतना सिंपली भी इसको हम कर सकते थे अगर आप ऐसे विजुलाइज कर पाओ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and circle has 3 tangents. If angle QPR is 45, एंगल QPR जो है वो 45 डिग्री है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल QOR? QOR इस एंगल की वैल्यू हमने बतानी है। तो देखो भाई ध्यान से एक बार जो मैं बताऊं उसको फील करने की कोशिश करिएगा, फिर मजा आ जाएगा, काफी कम टाइम आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। एग्जामिनर ने ये बोला है कि इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे गए, तो बिल्कुल बढ़िया बात है, 2 टेंजेंट हमने खींच दिया। और उसके बाद एग्जामिनर ने बोला है कि एक और टेंजेंट खींचा गया इन 2 टेंजेंट के अलावा तीसरा ये। तो एक बार मेरी बात को समझिएगा, ये जो टेंजेंट है QR, क्या उसने ये टेंजेंट ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके में खींचा, या उसने थोड़ा सा टेढ़ा खींच दिया ऐसे, या फिर उसने थोड़ा सा और टेढ़ा खींच दिया? उसने इसके बारे में कुछ बताया है एग्जामिनर ने, किस एंगल पर खींचा, कैसे खींचा, समझ रहे हो? उसने इस तीसरे टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ कर दिया हो, मतलब कि इसको कितना टेढ़ा ड्रॉ किया। उसने ये तो नहीं बताया ना कि पी क्यू इज टू पी आर, कि भाई बिल्कुल एक सिमेट्रिकल वे में फिगर बनाई है। तो उसने हमें सिमेट्रिकल वे में फिगर बनाई है ऐसा नहीं बताया है ना, किसी भी वे में हो सकती है। बस उसने ये बताया कि ये वाला एंगल जो है ये 45 है, और भाई यहाँ पर क्यू आर टेंजेंट है, ये कितना भी टेढ़ा हो सकता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप इस क्वेश्चन को इजीली निकालना चाहते हो तो 2 ऑप्शन है। एग्जाम के अंदर हमें प्रूव नहीं करना होता, एग्जामिनर को ये नहीं बताना होता कि कैसे किया, ठीक आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो कई बात नहीं, ठीक निकालना होता है। तो एक तो ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 1 बाद में बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कि आप बिल्कुल सिमेट्रिकल मान लो इसको, बिल्कुल सिमेट्रिकल ऐसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ऐसा हो नहीं सकता क्या? बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। और फिर हम एंगल QOR देख लेंगे, उसमें भी तो हम उसकी सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल सिमेट्रिकल मान लोगे तो ईजिली आप ये एंगल निकाल लोगे। देखो इस तरीके से करके बताता हूँ, टोटल 3 तरीके हो जाएंगे फिर इस क्वेश्चन को करने के। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे भाई, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाले एंगल्स हो जाएंगे 67.5 एंड 67.5। तो ये पूरा एंगल अभी साइड वाला जो गुलाबी एंगल है ये 180 में से 67.5 को घटाओगे तो पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 67.5, तो उसमें से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और उसको मैं करूँगा 2 से डिवाइड, क्योंकि एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो क्योंकि मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो ये एंगल आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और ऐसे ही मेरे को ये चाहिए, ये एंगल भी इसके बराबर ही होगा, यहाँ पर भी 67.5 है, 180 में से घटाएंगे ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला, तो हमें ये दोनों एंगल चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर रहा, डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये 2 एंगल चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 2 क्यों करूँ, मतलब इन दोनों एंगल का सम आ गया ये 180 माइनस 67.5। तो जो इन दोनों एंगल्स का सम आ गया, बिकॉज मुझे तीसरा एंगल चाहिए ब्लू वाला, मेरे को फॉलो करते रहना, कहीं पर भी बात छुट के समझ नहीं आएगी बात। मुझे ब्लू वाला एंगल चाहिए, मुझे इन दोनों एंगल का सम मिल गया, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो क्यों ना 180 में से घटा दूं इनके सम को, तो 180 माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 180 से 180 गया 67.5 होगा ये वाला एंगल। तो क्या था, मैंने कैलकुलेशन की नहीं, ये पॉइंट में थी, मेरे को लग रहा था डर, पॉइंट में करने से बिना वजह कंफ्यूज होते। ठीक है, तो लाइक मैं कैलकुलेशन को ऐड ऑन करता रहा, वो आपस में कैंसिल आउट हो गया, सीधा अपना आंसर रुक गया। यहाँ पर एक तरीका है, ऑप्शन है कि आप सिचुएशन को बिल्कुल सिमेट्रिकल कर दो, और ये जो कॉमन सेंस है कई जगह आप लगा सकते हो। देन दूसरा क्या तरीका है, जो पहले वाला मैं बोल रहा था, जो इससे और ज़्यादा आसान है, वो ये तरीका है कि मैंने बोला कि ये जो QR है ये कितना टेढ़ा है ये हमें पता नहीं, तो मैं एक्सट्रीम कंडीशन पर जाऊंगा, मैं इस QR को और टेढ़ा करता जा रहा हूँ। देखो अगर आप इसे समझ पाओ, ये Q है ये R है, मैं एक्सट्रीम पर जा रहा हूँ, मैंने इस QR को बिल्कुल QP के ऊपर लिटा दिया। ये लो, इस टेंजेंट को टेढ़ा करते करते मैं यहाँ से Q से लेकर, मैंने ये जो R है ना, R उसके पास जा रहा था ना P के पास, जैसे जैसे मैं टेढ़ा कर रहा था, Q यहाँ पर आ गया, R यहाँ पर, फिर Q यहाँ पर, R यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, मैंने R को बिल्कुल P में मिला दिया ऐसे, ये हो गया अपना Q और यहीं पर हो गया R। तो हमें क्या बताना है, QOR, तो उस केस में ये हमें बताना है QOR, ये वाला एंगल।
अब आपको पता चलेगा कि ये वाला एंगल तो 90 है, मैंने क्यू को बिल्कुल टेंजेंट पे रख दिया, ये वाला एंगल 90 है, और ये जो पूरा एंगल था, अब एक बार मैं अलग से फिगर बना के आपको बता रहा हूँ कि अगर ये ब्लू वाला सर्कल है और ये दो इसके ऊपर टेंजेंट है लाल वाली, ये सेंटर है, तो ये जो ब्लैक लाइन है ये यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है ओ से लेकर पी तक, ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। आपको पता होगा, ये हमने प्रूव भी किया है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओ पी लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी इस एंगल का, ठीक है। तो ये पूरा एंगल अगर 45 डिग्री बताया एग्जामिनर ने, तो ये वाला 22.5 डिग्री होगा। तो 90 में से 22.5 घटा दो, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम क्या है 180, तो 67.5 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी तरीका है। अब तीसरा तरीका क्या है, तो मेरे भाई तीसरा तरीका ये है कि सबसे लेंथी तरीका होगा, इसको आप 45 मान लो, मैं आपको बता दूंगा कि हम करेंगे कैसे, उसको आप करोगे आप, मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। तो पूरे अलर्ट होकर सुनना इसको मैंने मान लिया जी 45, ठीक है। तो ये एंगल आप, इस एंगल को आप मान लोगे जी ए, और इस एंगल को आप मान लोगे बी, ठीक है। तो ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 180, ये पूरा एंगल, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये पूरा एंगल क्या हो गया, पूरा एंगल हो गया 180 माइनस ए, ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये पूरा एंगल हो गया जी 180 माइनस बी, ठीक है, बता ही देता हूँ मैं। तो ये पूरा एंगल हो गया 180 माइनस ए, तो जो एंगल हमें चाहिए ये वाला, ये आधे वाला, ये हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2, ठीक है। सिमिलरली ये जो आधा एंगल हमें चाहिए, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ओ आर एंगल को बाइसेक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 180 माइनस बी बाई 2। तो देखो हमें ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, लेकिन हमें निकालना है ये ब्लू वाला एंगल। तो हो सकता है अब तक आपको ये भी डाउट हो कि ये ओ आर है, ये ओ क्यों है, एंगल बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि ये बेसिक सी बात है, तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस की ही नहीं, तो ये भी कर देता हूँ इंट्रोड्यूस। तो देखो जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था, वही बात है एग्जैक्टली वही चीज़ कि ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, वही लाइन है सेंटर से जो है, ठीक है। तो हमें ये ब्लू वाला एंगल चाहिए, तो हमें ट्रायंगल के बाकी के दो एंगल पता है, तो क्यों ना वो दोनों का सम कर लें, तो कर लेते हैं दोनों का सम। तो इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम कर रहा हूँ 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी बाई 2। तो इन दोनों का सम कर ही लिया है, तो 180 में से उसको घटा दूँ, 180 माइनस 30, तो तीसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये ए और बी की फॉर्म में है, तो हमें ये पता है कि ये एंगल ए है, ये बी है, कि ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है मेरे भाई, ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 45, हमें पता है ना, तीन एंगल का सम 180 है, तो बस वही वैल्यू हम यहाँ पर करेंगे। तो 2 एलसीएम लोगे आ जाएगा 360 माइनस 180 प्लस ए माइनस 180 प्लस ए, साइन चेंज होंगे, 360 से 180 का, तो ए प्लस बी बाई 2 ये अपना आंसर है। और ए प्लस बी की वैल्यू 135 बाई 2 67.5, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 14√2। तो सर्कल का सेंटर मैंने ये मान लिया, तो इसका जो रेडियस है वो 14√2 है, ये ठीक है। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, ई एफ जी एच ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एल एम एन ओ आर 4 आइडेंटिकल स्क्वायर। तो पी क्यू आर एस एक बड़ा स्क्वायर बना दिया उसने सर्कल के अंदर एग्जामिनर ने, और फिर ये 4 स्क्वायर बना दिया इसके ऊपर, 4 डिब्बे बना दिया, ठीक है भाई, चारों से। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल स्क्वायर्स, चारों स्मॉल स्क्वायर्स का एरिया हमने बताना है। तो देखो किसी भी एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसको चारों गुना कर देंगे, चारों का भाग जाएगा। और एरिया की क्या बात है, किसी भी एक स्क्वायर की एक साइड निकालनी है, एरिया तो साइड का स्क्वायर करके आ ही जाएगा। तो चलो भाई, तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि किसी भी छोटे स्क्वायर की साइड निकालना। तो देखो इस सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस है 14√2, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा 28√2। तो अगर डायमीटर, तो अब ये जो डायमीटर है ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल 28√2 है, तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, स्क्वायर की साइड हो जाएगी 28, बिकॉज रूट इंटू साइड होता है डायगोनल। तो ये चीज़ तो आपको देख के पता लगी। तो अब हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, पाइथागोरस इसके अंदर लगेगा, जनरली इस क्वेश्चन में आइडिया हो जाता है कि जिसके अंदर हम छोटे स्क्वायर की साइड निकाल पाए। तो चलो भाई ये सेंटर है, देखो जरा, तो यहाँ से मैंने ड्रॉ की है लाइन ई एफ तक, सॉरी इसको मैंने ओ मान लिया, ओ नहीं मान सकते, जेड मान लेते हैं, जेड तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं ना है, जेड भी ये पॉइंट है, तो इसको मैंने मान लिया भाई के कोई पॉइंट नहीं है, के एफ तक। तो के एफ जो है वो रेडियस है, तो रेडियस क्या है भाई 14√2 एग्जामिनर ने बताया। तो उसके बाद अब मैंने यहाँ से ड्रॉ की ये वाली लाइन, ये ठीक है, के इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ई एफ जी एच आई मान लिया मैंने, ठीक है, के आई इस पॉइंट को। अब देखो ये के आई की लेंथ क्या है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, के से लेकर जब मैं इस स्क्वायर की साइड तक गया, तो इस स्क्वायर की जो टोटल साइड है वो मैंने आपको बताया 28 है, तो ये तो हो गया जी 14। उसके बाद आगे ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैंने सफर तय किया, वो मैं सर्कल तक नहीं गया, ऐसे मतलब मैं सर्कल तक गया, मैं सिर्फ स्क्वायर की साइड तक गया, छोटे स्क्वायर की साइड तक। तो छोटे स्क्वायर की साइड मैंने मान ली 2a क्यों मानी, ए क्यों नहीं मानी, थोड़ी देर में रीजन पता चल जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया जी 2a, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, अच्छा लगेगा 2a। अब देखो अब यहाँ पर ये साइड बच गई है एफ आई, ये जो छोटा सा मैंने ब्लू ये ड्रॉ किया है, ये क्या है, इसीलिए मैंने 2a मानी थी कि स्क्वायर की पूरी साइड अगर 2a है तो ये वाला पर्सन क्या हो जाएगा, ये वाला पर्सन हो जाएगा a, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री कब बनेगा भाई, या तो आपको थोड़ा सा सिमेट्री से फील हो रहा होगा, या फिर सर्कल के अंदर ये यहाँ पर कोड है, छोटे वाले स्क्वायर की जो साइड है वो कोड नहीं है, कोड पर हमेशा सेंटर से लाइन जो है वो 90 डिग्री बनाती है। तो अब भाई इसके अंदर हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। इस ट्रायंगल की जो एक साइड है वो है a, एक साइड है 14 + 2a, एक साइड है 14√2। बस अब इसके ऊपर पाइथागोरस लगाएंगे और इजीली आंसर आ जाएगा। तो अपना हाइपोटेन्यूज 14√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 14 × 14 × 2 इज इक्वल टू a² प्लस
इसका स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56a। ठीक है भाई, तो a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ये हो गया 5a स्क्वायर। यहाँ पर 14 इंटू 14 196 इंटू 2 है 196 दो बार है, यहाँ पर 196 एक बार है, तो एक बार से एक बार कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक बार रहेगा। तो ये आ गया, इट इम्प्लाइज दैट 5a स्क्वायर प्लस 56a माइनस 196 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बताया माइनस 196 इंटू 5, और सम ऑफ रूट्स ले सकते हो माइनस 56, इसका साइन बदलना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल रूट्स क्या है वो बाद में निकालेंगे। तो अब देखो, इसको एक बार ब्रेक कर देते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, ये 196 को मैंने ब्रेक कर लिया। तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब कि एक चीज़ नेगेटिव है, एक रूट सब नेगेटिव है, मतलब कि बड़ी वाली नेगेटिव है। चलो इसको ब्रेक करते हैं किसी तरह। तो देखो 7 4 ज़ा 28 एंड 7 5 ज़ा 35, 28 एंड 35 बात नहीं बनी। देन 7 दूनी 14, 7 5 35 दूनी 70। तो इसको देखो ब्रेकिंग हो गई है, मैंने कर लिया है। देखो 7 2 ज़ा 14 और 7 दूनी 14 5 70, 70 और 14 इनका प्रोडक्ट तो यही है, और बड़ी वाले को मैंने नेगेटिव कर लिया -17। ठीक है, तो देखो इनका सम -56 हो गया। तो अब ये दो रूट्स होगी, तो एक्चुअल में ये रूट नहीं है, यहाँ पर जो 5 है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रूट है 14/5 एंड -70/5। लेकिन ये जो a है ये स्क्वायर की साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ये वाला तो आप नहीं ले सकते। तो सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू a की हो सकती है 14/5। ठीक है, लेकिन हमें स्क्वायर की साइड चाहिए जिसकी वैल्यू है 2a यानी कि 28/5। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर का एरिया, यानी कि इसका स्क्वायर 28/5 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर है भाई 784 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये अपना आंसर हो गया, ये जहाँ पर भी होगा इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 दिए 75, 3 बच्चा 25 से कम 25, तो 9 और 9/25 31.36। तो दैट इज ऑप्शन ए। In the given figure, ABC is an equilateral triangle. Two circles of radius 4 cm and 12 cm are inscribed in the triangle. What is the side of the equilateral triangle? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बेसिक बात ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी कोने के अंदर सर्कल फंसे हुए हैं, किसी भी कोने के अंदर अगर सर्कल ऐसे फंसे हुए हैं, चाहे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं या वो एक दूसरे से दूर हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वहां पर अगर आप उनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे और उन टेंजेंट्स को ऐसे सेंटर से मिलाओगे, तो ये जो ट्रायंगल्स क्रिएट होती हैं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल्स क्रिएट होती हैं, ये आपस में सिमिलर होती हैं। एक छोटी सी बात आपको बतानी चाहिए। ठीक, तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 4, तो एक बार मैं इनके सेंटर्स में मिला देता हूँ भाई, ये लो, और यहाँ पर मैंने टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर दी है। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 4, यानी कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और यहाँ पर एंगल्स जो है 90 डिग्री है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो ट्रायंगल है ये 60 डिग्री एंगल है, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, और इस लाइन ने सिमेट्री के कारण इस लाइन ने इस एंगल्स को 30 में बांट दिया होगा, 30। अब आपको ध्यान आया, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 30 का है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा जी 60 डिग्री का। ठीक है, 30 60 वाली याद आई, 30 60 90 वाली। 30 के सामने, यहाँ पर 30 के सामने साइड क्या है 4, अगर 30 के सामने 4 है तो 90 के सामने क्या होगा 8, 60 के सामने क्या होगा 4√3, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 90 के सामने मतलब कि ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड होगी जी 4, 90 के सामने वाली लेंथ। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि ये जो ट्रायंगल्स बनी है, यहाँ पर अगर मैं इनका नाम देना चाहूँ तो ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ये तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, दोनों सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। तो देखो ट्रायंगल ABC की मतलब छोटी वाली ट्रायंगल की साइड यानी कि 4 डिवाइडेड बाई बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 12। ठीक है, इस इक्वल टू, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को ध्यान है कि हमने 30 60 90 से निकाल लिया, 30 60 90 से हमने ये वाली साइड निकाल ली ना। कभी कभी क्या होता है, ये हमेशा 30 60 90 के रेशियो में नहीं मिलता, हमें ऐसी ट्रायंगल में से नहीं मिलती जिसके बारे में हम ये रूल लगा पाएँ, तो उस केस में आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटी भी कंसिडर करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर निकाल लिया है तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अब देखो, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 8 हमें पता लग गई, उसके बाद की लेंथ 4 है, उसके बाद की लेंथ 12 है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये भी 12 ही होएगी। क्लियर है, ये भी 12 होएगी, और ये जो लाइन आ रही है इनके सेंटर्स को मिलाते हुए 90 डिग्री पर होगी। यहाँ पर सिमेट्री के कारण इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये इसकी एल्टीट्यूड होगी, ये जो है AF ये इसकी एल्टीट्यूड होगी। तो इसकी लेंथ देखो 8 और 4 12 और 12 24 और 12 36, 36 है इसकी हाइट, और हमने क्या बताना इसकी साइड, तो हाइट को 2/√3 टाइम्स कर दोगे तो उसकी साइड आ जाएगी। ठीक है, √3/2 इंटू साइड होती है ना हाइट, तो ये उसकी हो जाएगी भाई साइड, तो ये क्या हो जाएगी √3 से इसको काटोगे तो 24√3। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन द गिवन फिगर angle ACE is a right angle and there are 3 circles which just touch each other and AC and EC are the tangents to all the 3 circles. ठीक है भाई, ये tangents है। What is the ratio of radii of the largest circle to that of the smaller circle? तो एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है भाई, एक 90 डिग्री का एंगल है। देखो यहाँ पर उसने 90 डिग्री का इसलिए नहीं बनाया, 2017 के SSC का इक्वेशन ये 90 डिग्री का इसलिए नहीं बनाया कि अगर 90 डिग्री का बनाकर वो ये सर्कल्स बनाता तो ये खतरनाक तरीके से बड़े हो जाते और आपकी स्क्रीन में नहीं आते ऐसे।
बड़े वाला सर्कल तो कंप्यूटर की स्क्रीन से निकल जाता, ठीक है। तो इसलिए उसने इस एंगल को पिचका दिया था कि अपनी स्क्रीन में दिख जाए। तो अब ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ, मैंने इस डायग्राम को टेढ़ा कर लिया और थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ध्यान से देखो, तो हमें बताना है कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस और बड़े वाले सर्कल के रेडियस का रेशियो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे कितने भी सर्कल हों, अगर आप इस पॉइंट्स इनके सेंटर्स को मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल से बनी है, ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो यहाँ पर हम सिमिलरिटी यूज़ करने वाले हैं, अगर हम कर पाए तो, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। और यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे ये 90 डिग्री के टेंजेंट के साथ। तो अब देखो सर, अगर मैं छोटे वाले सर्कल के रेडियस को मैं मान लूँ 1 यूनिट, क्योंकि हमने सिर्फ रेशियो ही निकालना है ना। तो ये जो लाल लाल लाइन 1 यूनिट हो गई, ये 1 यूनिट हो गई, ये भी 1 यूनिट हो गई, ठीक है। अब ये जो एंगल था यहाँ पर, ये था 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो छोटा सा आधा इस लाल लाइन ने जो बाइसेक्ट किया है, वो वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। और यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री का। तो कोई ट्रायंगल याद आई आपको? ये वाली ट्रायंगल 90 45 45, यानी कि ये वाली साइड 1, ये वाली साइड 1, तो ये वाली साइड √2। तो ऐसे ही 45 के सामने वाली जो साइड है ये वाली 1 है, तो 90 के सामने वाली साइड ये वाली, ये पूरी साइड यानी कि 90 के सामने वाली ट्रायंगल के ये पूरी साइड, इसकी लेंथ हो जाएगी मेरे भाई √2। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अब अगर मैं ये जो बड़े वाला, जो बीच वाला सर्कल है, मतलब मीडियम वाला जो सर्कल है, उसके रेडियस को मैं मान लूँ r, तो ये वाली लाइन भी r, ये वाली लाइन भी r। अब देखो, अब हम सिमिलरिटी को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, छोटे वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड 1, बिकॉज ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। 1 छोटे वाली ट्रायंगल की वाली साइड 1, बड़े वाली ट्रायंगल की वाली साइड r इज इक्वल टू छोटे वाली ट्रायंगल की वाली साइड √2 इज इक्वल टू बड़े वाली ट्रायंगल की वाली साइड √2 + 1 + r, ठीक है। तो एक बार इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट मीन्स √2 + 1 + r इज इक्वल टू √2r। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये r ऊपर चला गया ना। तो भाई r वाली चीज़ों को एक तरफ ले चलो, -r। तो r को जब आप कॉमन लोगे तो बचेगा √2 - 1 × r इज इक्वल टू √2 + 1। तो इस √2 - 1 वही साइड भेज दो, √2 - 1। तो अब देखो, जब आप इसको वो करोगे रैशनलाइज, तो मैं मन में ही कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो अगर आप यहाँ तक पहुँचे 3-4 बार सिलेबस को रिपीट करके। तो ये ऊपर जाकर √2 + 1 बनेगा, नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 1 बच जाएगा। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे, ऊपर आ जाएगा √2 + 1 का स्क्वायर, जिसको अगर आप सोल्व करोगे तो वो हो जाएगा जी 3 + 2 √2। क्लियर है? तो r की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर। इस साइड की जो लेंथ है वो है 3 + 2 √2। यहाँ पर ये भी r की वैल्यू हमें मिल गई है 3 + 2 √2, इसकी वैल्यू भी है 3 + 2 √2, ठीक है। अब हम आते हैं बड़े सर्कल की तरफ, बड़े सर्कल का रेडियस निकालने की तरफ। तो इसको भी मैंने r मान लिया, इसको भी मैंने r मान लिया। तो एक्जैक्टली वही काम यहाँ पर करेंगे, बस सिर्फ 2 बार हमें सिमिलरिटी लगानी पड़ी यहाँ पर। तो मैं फिर से छोटी ट्रायंगल को पूरी बड़ी ट्रायंगल से कंपेयर कर रहा हूँ। तो छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड यानी कि 1 डिवाइडेड बाई बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड, साइड्स का रेशियो सेम होगा, सिमिलर होंगे। अब छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड यानी कि √2 डिवाइडेड बाई बड़े वाली ट्रायंगल की ये पूरी साइड। तो इसके अंदर क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होगा ये √2, एक होगा ये 1, एक होगा ये और r। तो इन सबको जोड़ेगा तो √2 कितनी बार आया? 2 √2 यहाँ पर, 2 √2 यहाँ पर, तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 बार तो √2 आ गया भाई यहाँ पर। देन 3 और 3 6 और 1 7, एक आ गया 7 और एक आ गया 8। तो एक बार फिर से इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो चलो भाई कर लो, 5 √2 + 7 + r, यहाँ पर आ गया √2r। ये लो, इस r को मैं उस साइड भेज देता हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं r को कॉमन लूँगा तो √2 - 1 आ जाएगा, यहाँ पर उसको मैंने यहाँ पर नीचे भेज दिया √2 - 1, और वहाँ पर सिर्फ बच गया जी r। इस √2 - 1 को अगर मैं रैशनलाइज करूँगा तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा √2 + 1, ठीक है भाई, √2 + 1, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा लिखना ना पड़े, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, तो बिना लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 √2 × √2 10 प्लस 5 √2 + 7 √2 + 7, तो ये क्या हो गया 12 √2 + 17 इज इक्वल टू r। तो देखो बड़े वाले का भी रेशियो मतलब लेंथ में मिल गई 12 √2 + 17, ठीक है, या 17 + 12 √2 ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख लो, 17 + 12 √2। अब देखो भाई, अब हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है? हमसे एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ लार्जेस्ट टू दैट ऑफ स्मॉलेस्ट। ऊपर लार्जेस्ट का नीचे स्मॉलेस्ट का, तो लार्जेस्ट का है 17 + 12 √2 और स्मॉलेस्ट का यहाँ पर मैंने माना था 1, ये है जी। तो क्या किसी के अंदर ये है? यहाँ पर भी नहीं है, किसी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नन ऑफ दिस मत लगा देना यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इसको रेशनलाइज करते हो या फिर ऊपर वाली चीज़ को नीचे लाने की कोशिश करते हो, नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, उसी वजह से ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं, तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, 17 - 12 √2, और ऊपर क्या बचेगा? जब आप नीचे से ऊपर ले जाते हो तो साइन चेंज हो जाता है इनका, ऐसे 17 + 12 √2 बन जाता है, और नीचे क्या बचता है? दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो एक्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर बचेगा। तो 17 का स्क्वायर है जी 289 और 12 √2 का स्क्वायर 288, तो इनका डिफरेंस 1 है, तो ऊपर 1 बचेगा। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का रेशियो ये है, और ये गिवन है यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर, उसी चीज़ का रेसिप्रोकली यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, दूसरे वे में यहाँ पर एक्सप्रेस करके दे दिया है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट Q, ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है। इफ PQ इज 35, PQ जो है वो 35 है, एंड ये पता नहीं क्या है, तथा 35 सेंटीमीटर, तथा QS इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, QS वो 28 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SR, तो SR की वैल्यू कितनी है? तो देखो भाई, एक तो यहाँ पर सेमी सर्कल बना हुआ है,
दिखा सेमी सर्कल बना, जी हाँ। तो ये 90 डिग्री का एंगल आपको पता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, और राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली साइड है 5x7 और ये वाली साइड है 4x7, 5 7 4 7, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो ये होगी 3x7, तो ये वाली साइड तो हो गई भाई 21। क्लियर है, पी एस इज इक्वल टू 21, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ये। अब देखो, अब हमने बतानी है एस आर की लेंथ। तो आपको एक चीज़ याद है, एक सिंपल सा अपना फॉर्मूला होता है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है कि ये वाला कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी, अगर ये डी है तो इंटू पी डी। ठीक है, तो एक्जैक्टली यही थ्योरम, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम जो है मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला। ठीक है, यहाँ पर ये सर्कल है, तो ये अपना टेंजेंट है सर्कल का पी क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू पी आर। क्लियर है, तो पी क्यू स्क्वायर यानी कि 35 इंटू 35 इज इक्वल टू पी एस यानी कि 21 इंटू पी आर। तो भाई 7 21 7 5 35, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू हो जाएगी 150 175/3 मीन्स दैट इज इक्वल टू 3 5 15 3 8 24 58.33। ठीक है, लेकिन ये पूरी पी आर की वैल्यू है, तो इसमें से 21 घटाएंगे तो ही एस आर की आएगी, तो 21 घटा दो तो हो जाएगी 37.33, यानी कि दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, इन द गिवन फिगर MNOP इज ए स्क्वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो अच्छा क्वेश्चन है, दो चीज़ इसके अंदर लागू हो रही है, वो स्ट्राइक होना एक अच्छी बात है, इतनी ईजी बात भी नहीं है, मतलब सोल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, वो स्ट्राइक होना थोड़ा मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और बाकी इतना छिपा हुआ भी नहीं है। तो देखो भाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका रेडियस निकालना है, स्क्वायर की जो साइड है वो 6 है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर की ये वाली साइड हमें पता है कि ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड 6 है भाई, साइड तो ये वाली भी 6 है, लेकिन ये कोड, इस पूरी कोड की लेंथ हमें पता है, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, और ये वाली कोड है, ये जो है ये सर्कल से बाहर निकली हुई है, और कितनी बाहर निकली हुई है हमें ये नहीं पता। ठीक है, अगर हमें ये पता हुई है कितनी बाहर निकली हुई है, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि अंदर यहाँ पर कितनी है कोड, और यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर निकाल सकते हैं रेडियस। ठीक है, तो आप या तो ये देख लो कोड कितनी अंदर बची है या कितनी बाहर निकली हुई है, उसके बेस पे आपको दूसरी चीज़ पता लग जाएगी, बाहर वाली पता चलेगी तो अंदर वाली लेंथ भी पता चल जाएगी। तो ये वाला यहाँ पर एक बार दिमाग लगाओ जरा, ये कैसे पता चलेगा कि हमें, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ ए, कि हमें ओ ए पता लग जाए। तो देखो, जो इस क्वेश्चन से पिछले क्वेश्चन में जो चीज़ हमने लगाई है, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ टी, तो एक टेंजेंट सीकेंट थ्योरम जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि भाई अगर टेंजेंट है और यहाँ पर कोड है ये पी टी ए बी, एक तो टेंजेंट है और एक उसी पॉइंट से सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करता हुआ सीकेंट है, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, देखो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ पी। क्या आप इसका यूज़ कर सकते हो, आपको इनमें से कुछ लेंथ पता है, ये जो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ पी, आपको इनमें से क्या क्या पता है। देखो देखो इसकी पूरी साइड क्या है, पूरी साइड है जी 6, तो ये जो ओ टी है सिमेट्री के कारण आप खुद फिल कर पाओगे कि ये 3 होएगा और ये भी 3 होएगा। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं 3 और 3, लेकिन सिमेट्री के कारण आप फील भी कर पा रहे होगे। ठीक है, कि ये 3 और 3 होएगा। देन अगर मैं इसको, ये जो ओ ए है, अगर इसको मैं मान लूँ जी ए, और ये पूरा क्या है, ये पूरा हो जाएगा मेरे भाई 6, तो क्या हो गया ओ ए यानी कि ए इंटू 6, तो ओ टी 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इज इक्वल टू ओ ए, या फिर इसको ओ ए भी रहने दो, ये मानने की जरूरत नहीं है, ओ ए इंटू ओ पी, ओ पी की वैल्यू है जी 6, तो ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 9/6 यानी कि 3/2। क्लियर है, तो इस ओ ए की वैल्यू है 3/2, तो आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल लोगे, पी ए की वैल्यू। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 3/2 यानी कि 12 - 3 9/2, ये जो पूरी वैल्यू है ये है जी 9/2। ठीक है, अब देखो, अब हम इजीली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं इस कोड के ऊपर। हाँ, अब एक और बात, मैंने इस कोड के ऊपर क्यों नहीं बनाई राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर मैंने इस कोड की लेंथ निकाल ली है, इस कोड की लेंथ तो मेरे पास थे है, तो देखो क्या बात है, इस कोड के ऊपर मैं बनाऊंगा तो मुझे पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 है, ये मुझे पता है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये डी, ये मुझे नहीं पता, और ये वाला जो डिस्टेंस है आर, ये मुझे निकालना है, तो मुझे 2 डिस्टेंस नहीं पता ये। लेकिन दूसरी वाली कोड में क्या था, देखो ये वाला इस कोड का जो डिस्टेंस है ये मुझे पता है 3, ये ऐसे 3, ये डिस्टेंस मुझे पता है, इस कोड का हाफ है ना, ये इस कोड का हाफ है, एक्चुअली वही डिस्टेंस यहाँ पर है, और इस कोड का हाफ भी मुझे पता चल गया। अगर पूरी कोड 9/2 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 9/4, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 9/4 है, और इसका रेडियस हमें निकालना है, ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। और मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, जैसे 3 4 5 हैं, 5 12 13 हैं, तो इनके जो मल्टीपल्स हैं वो यूज़ होते हैं, इनके मल्टीपल्स को एग्जामिनर जो है यूज़ करता है कि भाई 3 4 5 की जगह 6 8 10 को यूज़ कर लेगा, तो जरूरी नहीं है कि वो इनके इंटीग्रल मल्टीपल्स को यूज़ करेगा कि इंटू 2 करके यूज़ करेगा, वो डिवाइडेड बाई 2 भी करके यूज़ कर सकता है कि 3/2 4/2 को 2 लिखेगा, 5/2 को 2 5/2, ये भी यूज़ हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो जरूरी नहीं है 2 से डिवाइड करेगा, 4 से भी डिवाइड कर सकता है। मतलब कि अगर यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तीनों साइड्स को, तो ये बन जाएगी 9, ये बन जाएगी 12, तो 9 12 15 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद आएगा, 9 12 15, तो मतलब रेडियस 15 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में रेडियस 15 नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जो साइड थी वो 9/4 थी, ये 12/4 थी, ये 15/4 होगा, तो 15/4 मीन्स ऑप्शन बी 3.75। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ इस रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, तो भाई बी डी एफ का जो एरिया होगा वो पूरे हेक्सागन के एरिया के कंपेरिजन में हाफ होएगा। ठीक है,
तो पूरे हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो। और यहाँ पर ही मैंने रटा नहीं है, इस क्वेश्चन को देखा और उसके बाद याद आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ही इतने अच्छे तरीके से, हेक्सागन को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिवाइड करके बताया है। मैंने बताया था कि हेक्सागन का जो सेंटर है, ये आपको कंसेप्ट लेक्चर में फिर से देखना चाहिए अगर याद नहीं है तो, एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर ये हेक्सागन का ये सेंटर है तो आप इन पॉइंट्स को इससे मिलाते हो, अगर ट्रायंगल ऐसे बनाई हुई है तो मेरे भाई क्या होता है, ये जो ED है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ED है और ये FO है, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये जो FE है और ये DO है एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल हैं, ये रोम्बस बनता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ किया तो इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 है। रोम्बस का जो डायगोनल एरिया को बराबर हिस्सों में बांटता है, और यहाँ पर 3 जो रोम्बस बनते हैं ना, यहाँ पर मैं आपको 3 रोम्बस बनते हुए दिखाऊंगा, देखो एक ये तीनों इक्वल एरिया के रोम्बस बनते हैं, ये मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बताया, ठीक है। तो यहाँ पर भी डायगोनल ने इसको 2 बराबर इक्वल एरिया के ट्रायंगल में बांटा होगा और यहाँ पर भी 2 बराबर इक्वल एरिया के ट्रायंगल में बांटा होगा। तो अब आप एक बार इसको हटाओगे तो पता लगेगा कि पूरे जो हेक्सागन का एरिया 6 यूनिट है, तो इस ट्रायंगल के अंदर 3 यूनिट आए हुए हैं, इसका एरिया हाफ है पूरे हेक्सागन के एरिया के कंपेरिजन में, क्लियर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है, इसको रटना नहीं है, मैंने आपको अच्छे से समझाया और ये आपको याद होना चाहिए था। देन हेक्सागन का एरिया निकालते कैसे हैं, तो भाई हेक्सागन का एरिया निकालते हैं, ये भी आपको बताया हुआ है कि हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, ये 6 लाल लाल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 6 इंटू इस हेक्सागन की साइड है 6, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है √3/4 इंटू A², तो उसको 6 गुना कर दो, ये पूरे हेक्सागन का एरिया हो गया। लेकिन हमें तो सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए जो कि हाफ हेक्सागन का एरिया से, तो इंटू हाफ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 4 और 2 3, 2 है ना यहाँ पर, तो 3 2 से ये 3 पर गया, 3 पर गया, 3 पर गया, तो ये हो गया 27√3, तो अपना आंसर हो गया जी ऑप्शन बी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।